हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करना। गुड इवनिंग। तो फाइनली हम लोग क्लास स्टार्ट कर पा रहे हैं। बच्चों, प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल दो कि क्लास लाइव हो गई है, ठीक है? दैट जो बच्चे ये सोच के चले गए हों कि भाई पता नहीं अभी क्लास चलेगी नहीं चलेगी, प्लीज़ एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो क्लास लाइव हो गई है, सो ज्वाइन करें। तो आज हम लोग सैलरी को रिवाइज करेंगे बच्चों। इनकम फ्रॉम सैलरी को रिवाइज करेंगे। और उससे पहले एक अमेंडमेंट डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है जो डिस्कस करना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बार ये अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली आप लोग एक बार रिवाइज करके बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। सैलरी चैप्टर बच्चों, एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है इसमें से, और यूजुअली बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है इसमें कोई चैलेंजिंग कुछ भी पार्ट हो। सैलरी के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपने थ्योरी अच्छे से रिवाइज की हुई है, कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं। तो आज हमारा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे होगा, बट सबसे पहले अमेंडमेंट पे बात करते हैं। ये देखिए, ये एक अमेंडमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये अमेंडमेंट बच्चों। रीइंबर्समेंट ऑफ कोविड-19 एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर टू बी एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ नोटिफाइड कंडीशंस। तो गवर्नमेंट कहता है अगर आप कोविड-19 के खर्चा रीइंबर्स करवाते हो अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, सैलरी चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कोविड-19 का मेडिकल खर्चा अगर आप रीइंबर्स करवाते हो अपने एम्प्लॉयर से, तो वो जो पैसा होगा वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सैलरी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट ये है कि कोविड-19 का मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर एम्प्लॉयर पैसा रीइंबर्स करता है तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा हम अगर कुछ कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो हम आपको ये एग्जेम्प्ट कर देंगे, इस पर टैक्स नहीं लगने देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? आप लोग समझते ही हो परक्विजिट्स, ये फैसिलिटी है, वन ऑफ द फैसिलिटी है, आपको पैसा रीइंबर्स हो रहा है। बट शर्त ये है गवर्नमेंट की, शर्त ये है कि भाई आपको जिस पूरे फैमिली मेंबर्स में से किसी भी मेंबर की ट्रीटमेंट आपने करवाई है ना, ठीक है, तो आपको वो सबूत देना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में बीमार हुए थे। ठीक है, तो ये लिखा है that provides that any sum paid by employer in respect of any expenditure actually incurred by employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in respect of any illness relating to COVID-19 would not be treated as perquisite। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये परक्विजिट माना नहीं जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कंडीशंस दी हैं? बस सिंपल सी बात है कि वो सबूत देना है। बस गवर्नमेंट कहना है मैं सबूत दे दो कि यस आपको कोविड-19 हुआ था या आपके फैमिली मेंबर को कोविड-19 हुआ था। ठीक है, तो बस वो मेडिकल रिपोर्ट दे दो, कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दो कि यस आपको कोविड-19 हुआ था, और उसके बाद के 6 महीने में जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ था उससे रिलेटेड आपको हमें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि क्या खर्चे आपके हुए थे कोविड-19 के वक्त। विद इन 6 मंथ्स जो भी आपके खर्चे हुए थे वो आपको हमें डिटेल्स देनी होंगी, वो डिटेल्स आप हमें दे देना। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्या मेरी बात समझ में आई? ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोज और ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई और इस फैमिली मेंबर। इस पे कोई थ्योरी नहीं आएगी, बट एक प्रैक्टिकल बन सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर कोविड-19 से रिलेटेड खर्चे लिख दिए हों, आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस के बारे में बात की है या नहीं, और अगर नहीं की तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि यस कोविड-19 के जो कंडीशंस थी वो पूरी हुई हैं, और यस आपको ये मेडिकल परक्विजिट ये वाला जो होगा ये टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, परक्विजिट्स ये एग्जेम्प्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहली कंडीशन है कि कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो हमें सबमिट करो, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या ट्रीटमेंट कराई है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको हमें सबमिट करो। इज दैट क्लियर? और अ सर्टिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 ऑफ द एम्प्लॉई और ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। तो ऑब्वियसली सारा खर्चे की डिटेल आप हमें दोगे। तो मेडिकल डायग्नोज जो टेस्ट हुए थे उन सबके वो चाहिए हमें, क्या कहते हैं, वो चाहिए, कॉपीज चाहिए, साथ में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसका मैं प्रॉपर आपको रिटर्न टेलीग्राम पे इसके बाद भेज दूंगा। ठीक है, आ जाओ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो रिसेंटली मैंने ये जो हम लोग ने लेटेस्ट बिल्कुल सैलरी के अंदर मैंने नोट्स लिखवाए हैं अपने बच्चों को, तो वो नोट्स यहां पर हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 में कवर्ड होते हैं बच्चों, ये बात हमें सबको पता है, हाँ या ना? 15 से लेकर 17। तो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था 5, 6, 7 और 9। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 10 तो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, और 11 से लेके 14 हमने पढ़ना नहीं होता है। 14 जो है वो डिसअलाउंस का सेक्शन है, वो पीजीबीपी में से रिलेटेड है। 15 से लेके 17 की बात कर रहे हैं अभी हम, 15 से लेके 17 की बात कर रहे हैं अभी हम, और जिसके अंदर 15 सेक्शन और 16 और 17 ये 3 ही सेक्शन है, बट चैप्टर बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही है। इसके अंदर फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है? बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस आप लोग जानते हो, कमीशन, बोनस, ये चारों फुली टैक्सेबल होते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, ये चारों फुली टैक्सेबल होते हैं। एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नोटिफाइड अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल नहीं होते, इसमें से कुछ ना कुछ क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो टैक्सेबल होता है, ये बच्चे ने लिखा सही है, एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो टैक्सेबल होता है फुली, इसमें से डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 16(2) के अंदर। कहां? सेक्शन 16(2) के अंदर। अगर आप यहां देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको यहां प्लस में दिख रहा है, आपको नीचे एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस में भी दिखेगा, ये देखो यहां पर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दोबारा दिखेगा, ये रहा, और ये माइनस में है। यस और नो? इसका मतलब है आपको डिडक्शन भी मिलती है इसकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, बट याद रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। आपको याद है ये बात? एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे फुली टैक्सेबल होते हैं, और फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिल जाती है। नोटिफाइड अलाउंसेस सेक्शन 10 क्लॉज 14, सेक्शन 10 क्लॉज 14 नोटिफाइड अलाउंसेस फुली टैक्सेबल नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये 5 तरह के जो कॉम्पेंसेशन होते हैं, ये कॉम्पेंसेशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहलाए जाते हैं, और इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है। बच्चों एक बात और सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। बच्चों को लगता होगा लीव सैलरी पर अभी अभी रिसेंटली 20 लाख की लिमिट आई है, ठीक है, वो बजट 2023 में आई है, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना, आप लोगों को वही पढ़ना है जो पहले चल रहा था, यानी 3 लाख रुपए। क्या मेरी बात समझे दोस्तों? समझ में आई बात? आपके एग्जाम्स के लिए वो 20 लाख की लिमिट नहीं है, वो बजट 2023 में आया है, यानी जो बच्चे 2024 में देंगे एग्जाम, भगवान ना करे आपको देना पड़े, 2024 में अगर एग्जाम देंगे तो उनके लिए 20 लाख की लिमिट है। क्या मेरी बात समझे? ये ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो आपको लिमिट्स लिखवाई हैं वही लिमिट्स हैं, कोई और चेंज नहीं है। इसके बाद परक्विजिट्स की बात करें, परक्विजिट्स आपको पता ही है, वन ऑफ द परक्विजिट तो मैंने अभी अभी अमेंडमेंट में डिस्कस किया, ये परक्विजिट्स टैक्सेबल होती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये टैक्सेबल होता है। भाई परक्विजिट्स के अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। भाई अगर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन हो जो आपकी जिम्मेदारी और वो एम्प्लॉयर पे कर दे तो आपके पैसे बचते हैं, और बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, आप लोग जानते ही हैं, है ना? इसलिए पूरी की पूरी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मान लो प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया आपके एम्प्लॉयर ने, भाई किसकी जिम्मेदारी थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड?
इंप्लॉय की जिम्मेदारी थी। अगर इंप्लॉयर ने डाल दिया तो वो पैसा इंप्लॉयज ऑब्लिगेशन मेड बाय इंप्लॉयर बन जाएगा, इसलिए वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? यहां पर जो पीएफ की बात हो रही है ये वो आरपीएफ की बात हो रही थी वैसे, ठीक है। आरपीएफ में इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया। एसपीएफ वाला तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। ग्रॉस सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी हो गई सबका टोटल, ठीक है। और फिर डिडक्शंस मिल जाती हैं, आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए तक की मिलती है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट हम पे लगाती है। और ये डिडक्शंस माइनस होने के बाद हमारा आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्या आता है हमारा? इनकम अंडर द हेड सैलरी। और फिर इसके अंदर हम अदर हेड इनकम ऐड करते हैं। आप लोग जानते हो, देखो आपको बहुत चांसेस हैं, सीए इंस्टीट्यूट तो हमेशा पहला क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन बना के देता है। कई बार 50-60% चांसेस ये हैं कि वो बिजनेस का क्वेश्चन पूरा पूछे पीजीबीपी, साथ में हाउस प्रॉपर्टी और साथ में कैपिटल गेन का मिक्स करके एग्जेम्पशन डिडक्शन का पूछे। मैं सिर्फ सीए का बोल रहा हूं क्योंकि सीएमए में ऐसा नहीं होता है। सीए में ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कंसोलिडेट करके, ठीक है, एग्जेम्पशन डिडक्शन वगैरह पूछ के। और फिर अगर मैं बात करूं सीए स्टूडेंट्स के लिए तो उसके अंदर 50-60% चांसेस ये हैं कि पीजीबीपी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, बट 40% चांसेस ये हैं कि सैलरी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्या मेरी बात समझे हो? तो सैलरी पे भी क्वेश्चन आते हैं, पूरा क्वेश्चन सैलरी का होता है जिसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी भी होता है, थोड़ा सा कैपिटल गेन भी होता है, थोड़ा सा अदर सोर्सेज होता है, एग्जेम्पशन डिडक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, और कंसोलिडेटेड पहला क्वेश्चन होता है। बच्चे को पहला क्वेश्चन देख के ही उसका हाथ ऐसे 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 पेपर देख के कांपने उठता है, और वो ऐसा कोई पेपर होता नहीं है। सिर्फ बच्चे को पता नहीं पहला क्वेश्चन देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं। तुम्हें लगता है कि भाई क्या वही क्वेश्चन आते रहेंगे जो एग्जाम में आप लोगों ने तैयारी करके गए, वैसे ही क्वेश्चन उठा के डाल दे कॉपी पेस्ट? चीटिंग करनी है क्या तुम लोगों ने? अरे भाई पेपर हमेशा अलग आएगा, क्वेश्चन हमेशा अलग आएगा। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये बता दूं, देखो सीएमए स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का आता है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 चीजें एक्स्ट्रा ये होती हैं कि डिडक्शंस होती हैं सैलरी इनकम में, साथ में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ डिडक्शंस की बात की जाई होगी, मतलब डिडक्शन 80C to 80U। और ज्यादा से ज्यादा मतलब इतना ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सीएस स्टूडेंट्स का बनता है, तो इसलिए ये एक फर्क है। सीएस स्टूडेंट्स का तो सीएस कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स का तो अभी पहली बार ये अटेम्प्ट होना है दिसंबर में, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो हम लोग यही सजेशन ले सकते हैं कि जैसा सीए और सीएमए स्टूडेंट्स का पेपर बनता है वैसे ही सीएस स्टूडेंट्स का पेपर बनेगा, बट ज्यादा अगर थ्योरेटिकल बनेगा ये हमें 100% पता है, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, तो प्रैक्टिकल भी आएगा। तो वो प्रैक्टिकल कैसा आएगा वो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे सीए और सीएमए स्टूडेंट्स का आता है वैसा ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर हेड्स इनकम। तो इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर अदर हेड इनकम ऐड कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। और फिर 80C to 80U जो भी आपकी डिडक्शंस होंगी, हाँ जो आपको पता है 80C to 80U जो आपकी डिडक्शंस होंगी वो माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सैलरी सेक्शन नंबर 15 बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है? बेसिस ऑफ चार्ज कहता है सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ड्यू पहले हो गया तो ऑब्वियसली ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल, तो ड्यू ही तो पहले होगा, हमेशा ड्यू ही तो पहले होगा, रिसिप्ट तो पहले हो ही नहीं सकता। रिसिप्ट पहले तब हो सकता है जब सैलरी एडवांस में ले ली जाए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस में ड्यू बेसिस के ज्यादा चांसेस है कि वो पहले हो जाएं। यस और नो एवरीवन, ठीक है बेटा राहुल? यस, ओल्ड कोर्स के लिए जरूर कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। और ड्यू बेसिस पहले आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है अप्रैल मंथ है फॉर एग्जाम्पल। तो आपका इंप्लॉयर आपको कह देता है कि भाई महीने की आखिर तारीख पे आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है। हाँ वो बात और है कि हम आपको पैसा जो देंगे वो 5-7 तारीख को देंगे, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख एक रिसिप्ट डेट होती है। तो व्हिचएवर इज अर्लियर में हमेशा ड्यू ही पहले आएगा, बट कई बार सैलरी एडवांस ले ली जाती है। उस केस में आपको सैलरी अगर एडवांस मिल गई तो ड्यू बाद में हो रहा है, बट पहले मिल गई, रिसिप्ट पहले हो गई, तो इस वजह से टैक्सेबल पहले हो जाएगा। तो इस वजह से ये रूल बनाया गया था, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू डेट अगर लास्ट डेट ऑफ द एवरी मंथ है, रिसिप्ट डेट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, तो व्हिचएवर इज अर्लियर लास्ट डेट ऑफ द एवरी मंथ। तो अप्रैल मंथ है, 30th अप्रैल ड्यू हुआ, रिसिप्ट हुआ 7th में, व्हिचएवर इज अर्लियर 30th अप्रैल।
यस और नो। इसी तरीके से मई मंथ है, मई मंथ का 31 में ड्यू है, 7 जून, 31 में इज द अर्लियर। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे साल की सैलरी, पूरे 12 महीने की सैलरी, पूरे 12 महीने उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी, हाँ या ना? पूरे 12 मंथ्स की सैलरी आपको उसी 12 मंथ्स में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि मार्च मंथ की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी 31 मार्च को, उसी साल के अंदर। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? अगर सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो जाए, पहले अगर रिसिप्ट आ गया और तब टैक्सेबल हो जाए, तो याद रखना है आप लोगों को, वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी जब वो ड्यू होगा, क्योंकि टैक्सेबल रिसिप्ट बेसिस पे अगर वो महीने की सैलरी टैक्सेबल हो गई, जैसे मान लो अप्रैल मंथ की सैलरी और मई मंथ की सैलरी मार्च में ही मिल गई। कब मिल गई? मार्च में। तो अप्रैल का ड्यू कब होगा? 30 अप्रैल। और मई मंथ का ड्यू कब होगा? 31 मई। बट वो मिल कब गया? 31 मार्च। अगर दोनों 31 मार्च को मिल गए, बोलो 31 मार्च को मिल गए, तो 31 मार्च मतलब वही प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो उस साल कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी? 14 महीने की। 12 महीने की तो होएगी, साथ साथ 2 महीने और हो जाएगी, तो 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो बाकी बचे हुए, बाकी ये जो 2 महीने है उसकी ड्यू डेट वैसे तो अगले साल आ रही थी ना, बट क्या ड्यू डेट के वक्त दोबारा टैक्सेबल होगी? नहीं, ड्यू डेट के वक्त दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब है अगले साल सिर्फ 10 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि इस साल 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो गई। क्या मेरी बात समझ में आती है एवरीवन? एवरीवन, क्या ये बात क्लियर होती है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेसिक पे, तो हम लोग को जानते हैं कि बेसिक पे एक फिक्स्ड पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर हिज और सर्विसेज। इट इज फुली टैक्सेबल, इस पर पूरा पूरा पे टैक्स लगता है, कोई एग्जेम्पशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसमें आपको जो ध्यान रखना होता है वो यही वाला ध्यान रखना होता है, वो जो आपको याद होगा कि अगर कोई एक इस तरीके से आपको हमेशा आपको बेसिक पे के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जनरली ग्रेड स्केल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्रेड स्केल, है ना, जो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल 10,000, 500, 13,000, 1000 और 18,000। इट मींस जिस वक्त आपने जॉब ज्वाइन करी उस पूरे साल, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को जॉब ज्वाइन करी 2009, तो 1 दिसंबर 2009 से लेके 30 नवंबर 2010 पूरे एक साल आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 10,000 पर मंथ। फिर इसके बाद पूरे एक साल, अगला 1 दिसंबर 2010 से लेकर 31 नवंबर 2011 तक आपकी सैलरी कितने रहने वाली है? 10,500, 500 रुपए की इंक्रीमेंट हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर 500 रुपए की होती जाएंगी जब तक आपकी सैलरी 13,000 नहीं होती, और उसके बाद से हर साल इंक्रीमेंट कितने रुपए की होगी? 1,000 रुपीज की, जब तक आपकी सैलरी 18,000 नहीं होती। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? तो इस तरीके से ये ग्रेड स्केल का ध्यान रहे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेड स्केल में, मतलब क्वेश्चन में क्या है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर एक ग्रेड स्केल भी दे दिया, तो ऐसा हो सकता है ज्यादा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में ऐसा होता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिस करने वाला काम बाद में करेंगे, कल अगली क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों? अगली क्लास के अंदर मैं सैलरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर होगा। तो बेसिक पे में क्या होता है, ग्रेड स्केल क्या होता है वो हमें पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको, चिंता मत करो। हर तरह के क्वेश्चंस आपको, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सैलरी के कराऊंगा प्रैक्टिस। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ डियरनेस अलाउंस पर। डियरनेस अलाउंस इज अ फुली टैक्स फिक्स पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से जो खर्चे बढ़ गए हैं, उस महंगाई भत्ते को मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर एक फिक्स पेमेंट देता है। इट इज फुली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। डीए 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक होता है डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हम लोग जानते हैं फॉर्मिंग पार्ट हो, डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप एज्यूम कर सकते हो कि डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। हम एजम्पशन ले रहे हैं बच्चों, इसका मतलब यह है कि आप एजम्पशन फॉर्मिंग पार्ट भी ले सकते हो, गलत नहीं है वो चीज, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हमेशा डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपको एक एजम्पशन लेनी होगी, जो भी आप एजम्पशन लोगे नीचे नोट देना है। इज दैट क्लियर? तो
ज्यादा अगर चांसेस, आप हमेशा कोशिश यही करो कि एक जैसा स्टैंडर्ड अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर क्वेश्चन में डीए दिए है दो फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग, तो आप नॉट फॉर्मिंग मान लो, नीचे नोट दे दो एज्यूमिंग दैट डीए इज डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, है ना। और वो क्यों चाहिए होता है वो आप लोग जानते हैं। हमें पता है कि हमें कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी एग्जेम्पशन निकालनी होती है और वहां पर फॉर्मिंग पार्ट की जरूरत होती है, डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से हमें ये कैलकुलेशन पर ध्यान देना जरूरी है। साइलेंट के केस में क्या करना है वो चीज ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कमीशन में। और कमीशन एक अमाउंट ऑफ इंसेंटिव है जो कि इंप्लॉयर इंप्लॉई को देता है। इट इज एन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव गिवन बाय इंप्लॉयर टू इंप्लॉई, इट इज फुली टैक्सेबल। इंसेंटिव है बच्चों। इंसेंटिव का मतलब क्या है कि भाई जैसे होता है ना कि अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सेल्समैन हो, भाई आप मेरे सेल्समैन हो, आपको बोला जा रहा है आप अगर मेरे लिए काम करते हो ना, जो मैं आपको सैलरी दूंगा वो तो दूंगा ही, सैलरी के अलावा आपको कमीशन दूंगा अगर आप मेरी इतनी टर्नओवर कर देते हो, ठीक है। जैसे एक रेस्टोरेंट चल रहा है, रेस्टोरेंट में बाहर रिसेप्शन बोर्ड है, रिसेप्शन वाले को मैंने ये बोल दिया कि भाई तू जितनी सेल निकाल सकता है निकाल, अगर तू मेरी इस महीने इस सेल से ज्यादा निकालता है तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। तो बेसिकली उससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा, उसको कमीशन मिल जाएगी तो पैसे में वो खुश हो जाएगा, दूसरी तरफ कंपनी का जो ओनर है उसको भी फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यस और नो? सो इट इज फुली टैक्सेबल इन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, इट इज एन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, इट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। और कमीशन जो है वो दो तरह का होता है दोस्तों, फॉर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एक होता है फिक्स कमीशन। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर यूजुअली कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला ही होता है। फिक्स कमीशन जो होता है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, टारगेट बेस्ड कमीशन होते हैं। ये जो फिक्स कमीशन होता है या परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मैंने आपको पहले ही बोला था, बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, ये चारों फुली टैक्सेबल होते हैं। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कुछ फॉर्मूलेज में आगे आएगा, आप लोग देखोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मान के चले, फिक्स कमीशन मान के चले। क्या मान के चले? फिक्स कमीशन। यस और नो एवरीवन? इज दैट क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बोनस, बोनस पे बढ़ते हैं। नाउ बोनस इज एन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव जनरली गिवन बाय एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ एनी ओकेजन। तो भाई जनरली दिवाली के टाइम, न्यू ईयर के टाइम, या कंपनी के पूरी एनुअल एक साल कंप्लीट होने के बाद एनिवर्सरी पर, कंपनी की एनिवर्सरी पर वो क्या दिया जाता है, एक बोनस अनाउंस कर दिया जाता है, कंपनी अपनी तरफ से खुशी खुशी देता है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि बोनस हमेशा देना ही देना है। तो इसी वजह से द स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग बोनस इज दैट बोनस इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस। मिलेगा तो ही टैक्सेबल होगा, नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। यस और नो? तो सेक्शन 15 नहीं लगता है बोनस में। बताए क्यों? क्योंकि बोनस कभी ड्यू नहीं होता है। बोनस हमेशा रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा, नहीं रिसीव हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यस और नो? द स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग बोनस इज दैट इट इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस। इट मींस सेक्शन 15 इज नॉट एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस हो गया, चारों फुली टैक्सेबल होते हैं, जिसमें से बोनस एक स्पेशल पॉइंट है, जिसमें बोला सेक्शन 15 नहीं लगता, मतलब ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर वाला चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोनस रिसिप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, आगे आगे। नेक्स्ट इज, हम लोग जो बात करते जा रहे हैं वो बात करेंगे एचआरए की, आप लोगों का फेवरेट, सेक्शन 10 क्लॉज 13A एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस में सेक्शन 10 क्लॉज 13A में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। एचआरए एक फिक्स पेमेंट है बच्चों, किस लिए दिया जाता है? हाउस रेंट के खर्चों को मीट आउट करने के लिए दिया जाता है। इट इज एन अमाउंट गिवन ऑफ अ फिक्स पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर मीटिंग द हाउस रेंट एक्सपेंडिचर। तो आप एक एम्प्लॉई हो, उसके खर्चे हैं हाउस रेंट के, हाउस रेंट के खर्चों के लिए एम्प्लॉयर एक फिक्स पेमेंट देता जा रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो वो जो फिक्स पेमेंट दे रहा है ना, वो फिक्स पेमेंट एचआरए कहलाती है। और वो एचआरए में से गवर्नमेंट हमें एग्जेम्पशन देती है। समझ गए क्या एग्जेम्पशन है? आओ जरा देख लेते हैं। So minimum of following 3 limits is exempt under section 10 clause 13 है। पहली, एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना एचआरए एक्चुअल में मिला उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो सकता है। दूसरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट को तरस आता है कि जो बंदा रेंट 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा देता है ना, तो भैया वो बहुत ज्यादा रेंट देता है, तो इस वजह से हम लोग आपको एग्जेम्पशन दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये बोलता है। थर्ड पॉइंट कहता है 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी से ज्यादा हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। तो 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 सिटीज ऐसी हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। और बाकी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? 40% ऑफ सैलरी। ऑब्वियसली बच्चे सोचते हैं सर इस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करेंगे? एज्यूम करोगे
और एज्यूम क्या करो, 50% ले लो ना यार, सिंपल है ना, आसान है। नोट लिखो नीचे, एज्यूमिंग दैट मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 3 लिमिट्स। और अगर क्वेश्चन ये बता देता है कि जहां पे वो काम करता है वो कौन सा स्टेट है, तो जाहिर सी बात है हम लोग रहने वाली स्टेट भी वही मानेंगे। मेरी बात समझ गए हो? अगर ये पता चल जाता है कि जो स्टेट में वो काम कर रहा है वो स्टेट का एड्रेस तो दिया हुआ है कि हाँ वो कहां पे, वो कौन सा स्टेट है, बट रहने वाला स्टेट नहीं दिया, तो हम मान के ही चलेंगे कि रहने वाला स्टेट वही होगा। भाई यार सिंपल सी बात है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में काम करता है तो ऑब्वियसली दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा जाता होगा रेगुलर, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही रहता होगा, तो ये ऑब्वियस वाली बात। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जैसे दिल्ली से गुड़गांव और वो सब दिमाग में आ सकता है। मिनिमम फॉलोइंग 3 लिमिट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, जिसमें पहला बोला एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, अगर आपका रेंट 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे, और थर्ड 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगेगा, और तीनों में से जो विच एवर इज लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किसमें से? जितना एचआरए मिला, तो जितना एचआरए मिला उसमें से ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो माइनस कर देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था बेबी सैलरी, ठीक है, बेबी सैलरी का एक फॉर्मेट जो कि हम लोग ज़्यादा अगर कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्या क्या है बेबी सैलरी के अंदर याद है? बच्चा सैलरी, छोटी सी सैलरी है ना, इसलिए बच्चा सैलरी। बच्चों जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ना, वो पापा सैलरी फॉर्मेट था, मेरे ख्याल से बच्चे ने भी लिखा है पापा सैलरी। हाँ, तो पापा सैलरी में मतलब जो सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस वगैरह सब चीज़ें उसमें आ रही थी, वो प्रॉपर फॉर्मेट था ग्रॉस सैलरी निकालने वाला, ठीक है। यहाँ पे बेबी सैलरी है जो एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दिमाग में बिठा लो, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मेरे ख्याल से एचआरए की लिमिट्स भी अब आपको याद हो गई होंगी, इतनी बार रिपीट हो गया। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रो सिटी में हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में। नेक्स्ट नोट 1, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट मेट्रो सिटी एंड नॉन मेट्रो सिटी, देन वी मे अज्यूम मेट्रो सिटी विद अ नोट। मैंने आपको पहले ही बोला था आप नोट एक लेना ही पड़ेगा। अगर आंसर ऑफ सेकंड लिमिट क्वेश्चन में ना दिया हो, आंसर ऑफ सेकंड लिमिट क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है, मतलब आंसर ऑफ सेकंड लिमिट नेगेटिव हो, सॉरी ना दिया हो नहीं, नेगेटिव हो, और वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर रेंट पेड कम है, 10% ऑफ सैलरी ज्यादा है, तो वो निल मान लेंगे, गवर्नमेंट कहता है हम उसको निल मान लेंगे, और निल मान लेंगे अगर, तो इसका मतलब है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम तो निल हो जाएगा, एग्जेम्पशन निल हो जाएगी, तो सारा का सारा पैसा जितना भी एचआरए मिला वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी, दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा है? दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा है? दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट और एडवांस सैलरी दिया हो, क्या दिया हो? फेयर रेंट मतलब आसपास का रेंट, एडवांस सैलरी मतलब आपको एडवांस में कोई सैलरी मिल गई, तो आप लोगों को याद आ गया होगा, सर क्या बात कर रहे हो आप लोगों ने, तो आपने तो बताया था सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो एडवांस सैलरी में आपको सैलरी एडवांस में मिल गई तो वो टैक्सेबल हो जानी चाहिए आपको उसी साल। हाँ, टैक्सेबल तो होएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रॉस सैलरी तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, हम तो एचआरए की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं। एचआरए की एग्जेम्पशन निकालते वक्त हम एडवांस सैलरी को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? इग्नोर। सिमिलरली जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट में, वहां पर भी यही बात बोली होगी, फेयर रेंट और एडवांस सैलरी को क्या करते हुए चलना है? इग्नोर करते हुए चलना है। So if in question fair rent or advance salary is given, then it should be completely ignored for the purpose of exemption. Is that clear to everyone? ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी के फॉर्मेट में उस चीज को कंसिडर करेंगे जो आप सोच रहे हो, बट एचआरए की एग्जेम्पशन निकालते वक्त इसको इग्नोर करेंगे। चलो आगे, मेट्रो सिटी क्या है वो हमें पता है। आगे मैं क्वेश्चंस ऑब्वियसली अगली क्लास में कराऊंगा, तो चिंता मत करो, सारे हर तरह के प्रैक्टिस कराऊंगा मैं क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा फोकस आज कॉन्सेप्ट्स पर है कि फटाफट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। चेंज ऑफ फैक्टर, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बच्चों याद है आपको, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फैक्टर चेंज होता है, हाँ फैक्टर क्या होते हैं सर? 3 लिमिट्स थी, 3 लिमिट्स में से जो चीजें आ रही हैं, जैसे कि एक्चुअल एचआरए रिसीव, एचआरए चेंज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, या फिर रेंट पेड अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाता है, या बेसिक पे चेंज हो जाता है, या डीए चेंज हो जाता है, या कमीशन चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, अगला प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज हो जाता है। जो भी चीजें उस एचआरए की एग्जेम्पशन निकालने के लिए आती है ना, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी चेंज होता है, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट पार्ट, हमें कैलकुलेशन एचआरए की एग्जेम्पशन को 2 हिस्सों में बांटना है। पहला
पीरियड ड्यूरिंग विच देयर वाज नो चेंज, जब कोई चेंज नहीं था। दूसरा, जब कोई चेंज था, जब से चेंज स्टार्ट हुआ और ईयर के एंड तक, ठीक है। तो आप लोग मान लो अगर 1 अक्टूबर को आपका रेंट चेंज हो जाता है, पहले रेंट 6000 था और बाद में 8000 हो गया, तो ऐसे केस में अप्रैल से लेके अक्टूबर फर्स्ट तक, यानी अप्रैल में जून जुलाई से अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने के लिए आप एचआरए की एग्जेम्पशन अलग निकालोगे और अगले 6 महीने के लिए एचआरए की एग्जेम्पशन अलग निकालोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आसान है दोस्तों, ठीक है। आप लोग करके देखोगे तो आसान लगेगा। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था अपने मटेरियल के अंदर, मटेरियल आपको यहाँ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके अंदर वो क्वेश्चन था जो जिसके अंदर मल्टीपल चेंजेस थे ड्यूरिंग द ईयर, तो वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। एचआरए की एग्जेम्पशन, वो वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। आगे आ जाओ। नाउ एचआरए के बाद अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एचआरए की एग्जेम्पशन तो सेक्शन 10 क्लॉज 13A में आ जाती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई एग्जेम्पशन तो नहीं होती, बट इसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 क्लॉज 2 में। इट इज अ फिक्स पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग द एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए एंटरटेनमेंट का खर्चा जो होगा वो मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। इट इज फुली टैक्सेबल बच्चों, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, दोनों को ये अमाउंट फुली टैक्सेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें से मिलती है डिडक्शन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलती है? इसमें से डिडक्शन मिलती है। कितनी? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको 3 लिमिट्स में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। पहली, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, सेकंड 20% ऑफ बेसिक पे, और थर्ड 5000 रुपीज पर एनम। याद रहेगा, थर्ड लिमिट क्या है? 5000 पर एनम। 3 लिमिट्स, पहली एक्चुअल, सेकंड 20% ऑफ बेसिक पे, थर्ड 5000 पर एनम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलती है, याद रहे हमेशा। बच्चा बार बार गलती कर जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलती है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है, प्राइवेट को नहीं मिलती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद आता है नोटिफाइड अलाउंस की बारी, सेक्शन 10 क्लॉज 14, जिसके अंदर नोटिफाइड अलाउंसेस में गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंसेस नोटिफाई किए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो अलाउंसेस आते हैं जिनको हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। कैटेगरी 2 में वो अलाउंसेस आते हैं जिसको हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के साथ कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और कैटेगरी 3 में 70% ऑफ अलाउंस रिसीव को 10,000 पर मंथ विद के साथ कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ठीक है। कैटेगरी 1 में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था हुड्डा सिटी, याद है? मैंने आपको बताया था हुड्डा सिटी, याद है सबको? HUDACT। हुड्डा सिटी में बताया था H से हेल्पर, U से यूनिफॉर्म, D से डेली, A से एकेडमिक, C से कन्वेंस, T से ट्रेवलिंग। ये जो 6 अलाउंसेस हैं ये कैटेगरी 1 में आते हैं और इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करके। मतलब अगर मेरे को अलाउंस मिला है 3000 रुपए महीना और उसमें से मैंने अगर 2000 रुपए खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली विच एवर इज लेस, 3000 या 2000, विच एवर इज लेस 2000, तो 2000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो एक्सपेंडिचर के बेसिस पर हमें कम एग्जेम्पशन मिलती है। यहां पे लोग नकली बिल भी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से अलाउंसेस कौन से हैं? ट्रेवलिंग अलाउंस, आउटसाइड द स्टेट के लिए जब भी आप जाते हो तो वो वाले ट्रेवलिंग अलाउंस हैं, ठीक है। और आउटसाइड द स्टेट में ही अगर आपके डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं उसको मीट आउट करने के लिए डेली अलाउंस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक कन्वेंस अलाउंस मिलता है, जब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस से ऑफिशियल काम के लिए कभी इधर उधर जाते हो तो कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस देती है। अकेडमिक अलाउंस में आपको कंपनी आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी अकेडमिक ग्राउंड्स